हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 22, जिसका टॉपिक है समाजवाद। ठीक है, डेट है 25 अगस्त और ये हिस्ट्री की वर्कशीट है। पार्ट दूसरा है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति और टॉपिक है समाजवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का जो अर्थ है वो सभी के लिए अलग अलग स्थान और लोगों के द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। यानी कि सबके लिए इसके उद्देश्य जो है अलग अलग है। यहाँ पर समाजवाद का जो अर्थ है वो धन संपत्ति का वितरण जो है और स्वामित्व है किस आधार पर किया गया वो हमें समझा रहा है। यहाँ पर समाजवाद की कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। तो समाजवाद की पहली विशेषता है कि समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी कि संपत्ति पर जो है निजी अधिकार जो है वो उसके खिलाफ है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज और राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। यानी कि जो उत्पादन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं और उनका वितरण जो है वो सब जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के भी ये खिलाफ है। और समाजवाद में राज्य और नागरिकों के जो भी कर्तव्य हैं और अधिकार हैं इन सब के वितरण पर इसमें जो है विचार किया गया है। तो ये समाजवाद की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद जो है यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां क्या थी, यानी कि यूरोप में समाजवाद कैसे पनपा। तो इसके कुछ रीजन्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उससे क्या हुआ, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे जो विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल गए थे। सामंतवाद का कमज़ोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ जो है वर्ग संघर्ष बढ़ गया था। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद मजदूर और पूंजीपति इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधन में जो भी विकास हुए उससे व्यापार और जो मध्य वर्ग था वो तेज़ी से विकसित होता गया। और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे जो दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, उनके भी प्रभाव पड़ा जिससे यूरोप में ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और समाजवाद फैलता गया। तो ये जब समाजवाद फैला तो उसके बाद यूरोप में कैसे हालात पैदा हुए, यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए। तो यूरोप में क्या हुआ, जो समाज था वो 3 वर्गों में बट गया। ठीक है, लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टीज बना ली। जैसे पुरातनवादी थे, ये लोग कौन थे, ये जो थे ये राजतंत्र और सामंतवादी व्यवस्था के समर्थक थे। यानी कि ये क्या चाहते थे, जो राजा का जो शासक होता था, राजा जो शासन चलाता है उसको अच्छा मानते थे, उसके समर्थक थे। ठीक है, उसके सपोर्ट में थे। दूसरा जो वर्ग था रेडिकल, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। यानी कि जो ज़्यादा लोग आबादी में ज़्यादा हो उन्हीं का शासन हो। ठीक है, बहुमत कराया जाए, यानी कि जो ज़्यादा संख्या में होंगे उन्हीं का शासन चलेगा। उसके अलावा विशेष अधिकारों के खिलाफ थे कि सबको जो है कुछ भी कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका भी ये विरोध करते थे। यानी कि संपत्ति सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए, यानी कि सिर्फ जो अमीर है वही अमीर होता जाएगा, ऐसा नहीं। तीसरे थे उदारवादी, ये था कि वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो जो ये वंश के आधार पे जो शासन चलता था उसके खिलाफ थे ये बिल्कुल। न्यायपालिका के द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि न्यायपालिका का शासन हो, यानी कि न्याय किया जाए। धर्म के आधार पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। यानी कि ये चाहते थे कि शासन जो है धर्म के स्थान पर, यानी कि धर्म के आधार पर हमारा संविधान ना चले, धर्म के आधार पर कानून ना बने, बल्कि संविधान के द्वारा जो है निर्मित किया जाए। तो इस तरह से ये 3 जो है वर्गों में समाज बटा हुआ था। उसके बाद जो है पेरिस कम्यून का गठन हुआ, जो कि मजदूर कामगारों का विशाल संगठन था। यानी कि पेरिस कम्यून नाम का एक ग्रुप बना जिनका उद्देश्य था, जो किसका समूह था, मजदूर कामगार, यानी कि जो मजदूर और काम करने वाले थे उनका एक बहुत बड़ा संगठन बन गया था। जगह जगह पे सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण होने लगा, जिसमें जो है बहुत सारी बहसें होती थी, लोग जो है चर्चा करते थे। महिलाएं भी अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी, यानी कि महिलाएं भी उसमें हिस्सा ले रही थी। तो ये हमारी वर्कशीट थी कि किस तरह से जो है समाजवाद फैला, यूरोप में आया तो वहाँ पर कैसे हालात पैदा हुए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है।
तो इसका आंसर जो है यहाँ ऊपर ही दिया गया है। इसका क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे कि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। तो इसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा कि अगर धन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, और उत्पादन के बारे में पूछ रहे तो इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले, यानी कि क्या क्या परिस्थितियाँ आई थी, अभी हमने पढ़ी परिस्थितियाँ क्या क्या थी। तो ये 5 परिस्थितियाँ हैं, ये आपको थर्ड में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे। तो इसका भी है जो है पूरा दे रखा है यहाँ पर कि रेडिकल और उदारवादी, तो इसके बीच में जो है अंतर बताना है, तो किस रूप से अलग थे। तो इन दोनों के बीच में जो है आपको डिफरेंस लिखना है, ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे हेडिंग डाल के। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है मतलब इसमें क्या पूछा है कि मजदूर और जो पूंजीपतियों के बीच संघर्ष चल रहा था तो उसके क्या रीज़न थे। तो उसके रीज़न क्या थे कि मजदूर जो थे वो ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो कमाई का होता था वो पूंजीपतियों के पास जाता था, यानी कि मुनाफा किसको होता था, पूंजीपतियों को। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर कि पूंजीपति मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष का सबसे मुख्य कारण था निजी संपत्ति, जो कि सिर्फ जो है किसके पास होती थी, पूंजीपतियों के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ जो है पूंजीपतियों को उसको होता था। तो मजदूरों का मानना था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज या फिर राज्य सरकार का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का, क्योंकि अगर सारी जो अधिकार हैं या संपत्ति वो एक ही हाथ में सिमट कर रह जाएगी तो फिर जो है आगे किसी को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ अगर वो एक ही जगह लिमिटेड हो जाएगी तो इस वजह से इन दोनों के बीच संघर्ष रहता था। तो ये थी आज की वर्कशीट। थैंक यू।